छिती के इस अटल स्मृति व्याख्यान के कार्यक्रम में उपस्थित संघ के क्षेत्र कार्यवाह श्री मोहन सिंह जी, सह क्षेत्र प्रचारक श्री रामनवमी जी, प्रांत प्रचारक श्री राणा प्रताप जी, हमारे विधान परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री अवधेश नारायण सिंह जी, राज्य सरकार में मंत्री पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री मंगल पांडे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी, परिषद के विधान परिषद के सदस्य श्री सच्चिदानंद राय जी, श्री संजय पासवान जी, नितिन नवीन जी, श्री कामेश्वर चौपाल जी, श्री गुरु प्रकाश जी, और जो अन्य महान भाव की सभा में उपस्थित और जो अपने साथी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। कोरोना का समय है तो हम सब स्वस्थ है और जो नियम सरकार और वैद्यकीय लोग हमको बताए हैं उनका पालन कर रहे हैं, ऐसी आशा और अपेक्षा करता। नियमों का पालन करना हमारे से ज़्यादा हमारे पड़ोसियों के लिए आवश्यक है, तो इसीलिए इसका पालन हम सब करते ही होंगे, ऐसी आशा करता। आज श्रद्धेय अटल जी का द्वितीय पुण्यतिथि का भी अवसर है। अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में भले ही नहीं रहे, पर एक स्मृति पटल पर तो वे सदैव अटल रहेंगे। आज मैं सोशल मीडिया का देख रहा था तो अधिकतर जो पोस्ट सोशल मीडिया में अटल जी के नाम पर हुए हैं वे केवल पार्टी या परिवार या सरकार इससे संबंधित लोगों का ही नहीं है, समाज के सामान्य लोगों का भी, उनका भी जो अटल जी के प्रति श्रद्धा की भावना रही हो, उसका प्रकटीकरण आज इन सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से देखने को मिला। इस प्रकार देश के करोड़ों करोड़ देशवासियों के लिए जो अत्यंत प्रिय थे और जिनकी स्मृति हमेशा हम सबके लिए प्रेरणादायी रहेगी, ऐसे अटल जी को उनके द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपना नमन भी करता हूं, श्रद्धांजलि भी समर्पित करता हूं। आज एक बड़ा गंभीर और सामयिक विषय को इस व्याख्यान हेतु लिया गया है। इसके लिए मैं इस व्याख्यान का आयोजक श्री कृष्णकांत ओझा जी को बहुत साधुवाद देता हूं। वैसे मैं एक छोटी कहानी के साथ इसको शुरू करना चाहूंगा। भगवान सृष्टि की रचना करने के लिए बैठे थे तो पहले अमेरिका को बनाया, बड़ा सुख समृद्धि दिया। फिर यूरोप को बनाया तो बड़े अच्छे बुद्धिमान व्यापारिक तंत्र जानने वाले बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स, उस प्रकार का लोग वहां बनाया। फिर अफ्रीका को बनाया तो प्राकृतिक संसाधन दिया, नदी, जानवर, जंगल, पहाड़, पेड़ सब दिया, खनिज। आसिया को बनाया, बहुत मेहनती पराक्रमी ऐसे लोगों का बनाया। अंत में भारत को बनाने के लिए बैठा तो भगवान के लिए तो भारत अपनी भूमि है, तो जो अलग अलग भूखंड को दिया वो सारे चीज भारत को दे दिया। सुख सुविधा दिया, समृद्धि दिया, पहाड़, नदी, जंगल, जानवर दिया, प्राकृतिक संसाधन दिया, बुद्धिमान लोग दिया, पराक्रमी लोग दिया, सब दे दिया। देने के बाद शांति से बैठा तो इतने में नारद जी पहुंचे वहां। तो नारद जी का तो एक ही कार्यक्रम होता है, तो नारद जी आते ही बोले कि भगवान आपने क्या कर दिया है। तो
भगवान ने बोला क्या किया, मैं तो सृष्टि की रचना की थी। तो नारद ने कहा वो बात तो ठीक है, आपने एक एक भूभाग को तो एक एक चीज दिया, पर भारत को तो सब कुछ दे दिया, तो इतिहास में क्या लिखा जाएगा? भगवान पक्षपाती था, ये लिखेगा कि नहीं लिखा जाएगा? भगवान तो पहले सोचा नहीं था, प्रेम था भारत पर तो दे दिया, पर संकट में पड़ गए। तो नारद की एक विशेषता होती है, उनके पास समस्या भी होती है तो समाधान भी उन्हीं के पास होता है। तो भगवान ने पूछा यार तुमने तो झंझट तो खड़ा किया, अब उत्तर बताओ क्या करना है? तो नारद जी ने कहा कि जो दे दिया उसका तो वापस आप नहीं ले सकते हो, बस ये काम करो, एक तरफ चीन को बनाओ, दूसरी तरफ पाकिस्तान को बनाओ, जो दिया वो बराबर हो जाएगा। हम तो ऐसे पड़ोसियों के बीच जी रहे हैं। एक लीला थी कि हमारे पड़ोसी में एक तरफ हम चीन और एक तरफ पाकिस्तान के साथ अपना जीवन पिछले 70 साल से बिता रहे हैं। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैनॉट चूज योर नेबर्स। वैसे तो कहानी है, कहावत है, यू कैनॉट चूज योर पेरेंट्स। आप अपने माता पिता को चूज नहीं कर सकते हो। ऐसे पड़ोसी कौन होगा आप नहीं कर सकते हो। आपको पड़ोसी के साथ जीना सीखना होगा। अब हमारा हमेशा भारत का रीति रिवाज रहा है कि हम किसी के साथ संघर्ष कभी चाहते नहीं हैं। हम हमारे सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे सत्संबंध चाहते हैं, पर हमारे अपने निजी जीवन में भी अनुभव होता है, भले ही हम अच्छे संबंध चाहते भी होंगे, पर हर पड़ोसी एक ही प्रकार का नहीं होता है। तो हमारे पड़ोसी भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ऐसा एक भिन्न प्रकार का पड़ोसी हमारा चीन है। वैसे तो इतिहास का कालखंड आप देखेंगे तो चीन इतिहास में कभी हमारा पड़ोसी नहीं रहा। हम और चीन के बीच में तिब्बत एक जिसको हमारे दोनों के बीच में एक भूखंड और देश के रूप में रहता था। अंग्रेजी में इसको बफर स्टेट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। तो एक बफर स्टेट के रूप में तिब्बत रहता था। हुआ क्या था, 1947 में 47 में हम आजाद हुए और 49 में 49 में चीन में कम्युनिस्टों का माओ का राज्य निर्माण हुआ। तो माओ ने धीरे धीरे करके पूरे तिब्बत पर कब्जा जमाई। 1959-60 आते आते पूरे तिब्बत पर चीन का साम्राज्य हो गया, चीन का प्रभाव हो गया, चीन हमारा पड़ोसी बन गया। तो बीच का जो बफर स्टेट था वो तिब्बत समाप्त हो गया था और उसके बाद 62 में चीन भारत पर आक्रमण ही कर दिया था। अभी मंगल पांडे जी बता रहे थे पार्लियामेंट में, जैसे अटल जी ने सचेत किया था नेहरू जी को, केवल अटल जी नहीं, सरदार पटेल जिनकी मृत्यु 1950 में ही हो गई थी, उन्होंने 50 में दिसंबर में अपने मृत्यु से पहले बहुत लंबा 12-13 पन्ने का लेख लिखा नेहरू जी को सचेत करते हुए कि जो हमारा ये उत्तरी पड़ोसी है चीन, ये तिब्बत पर कब्जा जमा रहा है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कल हमारी सीमा पर आके खड़ा हो जाएगा, फिर उसको संभालना कठिन हो जाएगा। अभी ही कुछ कर सकते तो करिए। ऋषि अरविंदो ने सचेत किया था। कई तमाम लोग जो चीन का जनरल स्वभाव जानते थे, उन्होंने सबने ये सचेत किया था। फिर भी चीन हमारा पड़ोसी बन गया और पड़ोसी के बनने के बाद पहली बार 62 में हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया। उस आक्रमण में हमें भूमि खोनी पड़ी, एक पराजय का सामना करना पड़ा। आज अटल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यह व्याख्यान हो रहा है। 62 युद्ध के बाद अटल जी पहले नेता थे भारत सरकार के जिन्होंने चीन का दौरा किया था। 17 साल तक हम दोनों देशों के बीच दौत्यकीय संबंध नहीं रहा। इस छिल को, आइस ब्रेकिंग जिसको कहते हैं, वो करने का काम अटल जी ने 1979 में देश के विदेश मंत्री रहते हुए किया था। वो बहुत महत्वपूर्ण विजिट थी चीन की।
उस विजिट के दौरान वे डेंग सियाओपिंग उन दिनों में जो नए नए चीन के सर्वा बने थे, सेक्रेटरी जनरल बने थे सीपीसी के, उनसे उनकी मुलाकात हुई। वहां उन्होंने सीमा संबंधी विषयों की चर्चा की थी। साथ साथ ये भी चर्चा हुई कि दोनों देशों का प्रयास होना चाहिए कि सीमा को हम सुरक्षित रखें, सीमा पर हिंसा ना हो, ताकि हम अन्य चीजों पर दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ सके। दुर्भाग्य से इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा है। 62 के बाद 67 में चीन ने हमारे सिक्किम के ऊपर हमारे भूमि पर कब्जा करने का कोशिश किया था। हम फेंसिंग बना रहे थे तो हमारे फेंसिंग को रोकने के लिए चीनी सेना आ गई थी। तो उन दिनों में हमारे सेना ने प्रतिक्रिया की थी। तो मैं आपको कह दूं कि 62 भारत चीन के बीच का अकेला युद्ध नहीं था। 67 ये भी एक युद्ध था। युद्ध का शब्द प्रयोग मैं इसलिए कह रहा हूं कि भले ही ये बड़ा व्यापक युद्ध नहीं रहा हो, नॉर्थ सिक्किम में ही वो संघर्ष सीमित रहा हो, पर वहां हमारी सेना पराक्रम का परिचय दिया चीन को। उस झड़प में चीन के तरफ से लगभग 350 के उनके सैनिकों की मृत्यु हुई, तो हमारे तरफ भी लगभग 80 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। पर वह एक अंतिम झड़प थी हम दोनों देशों के बीच। उसके बाद एक छोटा सा झड़प 1975 में अरुणाचल में हुआ था। वो केवल 2-3 लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई थी, पर वो बड़ा झड़प नहीं था। बड़ा हमारा संघर्ष 67 में हुआ था। उसके बाद लगभग 2020 में मई माह में जो संघर्ष हुआ था, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, इसके बीच के कालखंड में यानी लगभग 50 साल तक हम दोनों देशों के बीच हथियारों के माध्यम से संघर्ष नहीं हुआ। अब इसका अर्थ कई प्रकार निकाले जा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भाई अभी तो दोनों देशों ने अच्छा शांति का व्यवहार किया है, अब किसी कारण से 2020 में 2020 में संघर्ष हो गया फिर से। पर वास्तविकता वो नहीं है। डेंग सियाओपिंग चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च नेता बनने के बाद 1979 में चीन ने अपना रणनीति बदली। उस रणनीति जो बदली है, उस बदली हुई रणनीति को समझना हमारे लिए आवश्यक है। आज जो हमारे नेतृत्व आज जो सरकार में बैठा है, वो उस नई चीन की रणनीति को समझता है। जैसा मैंने कहा, सब पड़ोसी एक ही प्रकार के होते नहीं है। पड़ोसी को भी हमको समझना पड़ता है। चीन में एक 2000 साल पुराने एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम था सुन त्सू। इन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला। उसमें उन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए हैं। उनमें एक सूत्र था कि बिना हथियार उठाए, बिना गोली चलाए जो आप युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, वो असली युद्ध होता है। विक्ट्री इन द वॉर विथआउट फायरिंग ए सिंगल बुलेट। आपको युद्ध का लक्ष्य भी प्राप्त करना है, एक बुलेट भी फायर नहीं करना है। ये आगे जाकर चीन की नीति बनी। ये नहीं था कि चीन कभी हमारे सीमा पर शांत बैठा हो। लगातार हमारे सीमाओं पर कब्जा करके छोटे छोटे हिस्सों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता रहा।
जो निबलिंग बोलते हैं, निबलिंग वे जो कीड़े पत्ते के कोने को काट देते हैं, इस प्रकार हमारे सीमाओं को निबल करते हुए जाने का एक आदत चीन ने शुरू किया 80 के दशक के बाद। 1986 में अरुणाचल प्रदेश में एक वैली होता है जिसको सुंदोरांगचू वैली बोलते हैं, तवांग के पास में होता है। उस वैली के अंदर चीन की सेना 10-12 किलोमीटर हमारे भूमि के अंदर घुस कर आ गई, घाटी में अंदर आ गई। तो दिल्ली में राजीव गांधी की सरकार थी, तो क्या करना इस पर निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी जैसा मंगल पांडे जी ने कहा 1964 में ही चीन एक आणविक शक्ति वाला देश बन गया था। हमारे पास उस समय इस प्रकार के हथियार का ताकत नहीं था, तो हमारे राजनीतिक नेतृत्व संकोच में था, क्या करना है। तो उन दिनों में एक आर्मी के चीफ होते थे जनरल सुंदर जी। जनरल सुंदर जी ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कहा कि आप लोग चर्चा करते रहो, मुझे मेरा काम करने दो, करके उन्होंने कुछ बटालियन की सेना को लेकर के तवांग पहुंच गए। तो आमने सामने खड़ा हो गया, उनकी सेना खड़ी हो गई, हमारी सेना खड़ी हो गई। पर दुर्भाग्य इस बात का है, सेना भी तैयार थी, उनके सेना जो भारत के अंदर घुसकर आई, उनके सामने हमारी सेना खड़ी भी हो गई थी, पर हमारी सेना को कार्रवाई करने का अनुमति नहीं दी गई थी। कितना समय तक नहीं दी गई थी मालूम है आपको? 7 साल। 7 साल तक हम और वे आमने सामने खड़ा रहे। बीच में 88 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के नाते पहली बार चीन गए। पहली प्रधानमंत्री 62 के युद्ध के बाद पहली प्रधानमंत्री का दौरा राजीव गांधी का 88 में हुआ, 88 में हुआ। पर उस समय निर्णय हुआ कि हम सीमा पर चर्चा नहीं करेंगे। जिस सीमा पर आपकी सेना, चीन की सेना आमने सामने खड़ा हो, उस देश से बात करने जा रहे हो, आपका निर्णय क्या था? नहीं, फ्रीज द बॉर्डर, बॉर्डर पर चर्चा मत करो। आगे जाकर 93 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब वे गए थे। तो उस समय हमारी एक समझौता हुई, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट बोलते हैं। पर उस समझौता का सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उस समझौता में हमने माना कि हमारी सेना को हम वापस ले लेंगे, क्योंकि चीन ने शर्त लगाई कि एलएसी जो हमारे दोनों देशों के बीच सीमा तो निश्चय नहीं है, तय नहीं है। तो वैसे कैसे कहेंगे कि हम घुसे? हम भी कहेंगे कि आप घुसे हो, तो आप भी घुसे हो, हम भी घुसे हैं, आप भी जाओ, हम भी जाएंगे। इसको हमने कहा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, शांति और सद्भावना का एग्रीमेंट है। क्या है? मैं आपके घर में घुसूंगा, आप आएंगे, आप कहेंगे कि आप पीछे जाओ, वापस जाओ, मैं कहूंगा कि ठीक है, मैं भी वापस जाऊंगा, आप भी वापस जाओ। ऐसा होता है क्या? पर हमने माना कि ठीक है, हम भी विड्रॉ करेंगे, आप भी विड्रॉ करो। ये 93 का एग्रीमेंट था। 93 के एग्रीमेंट के समय हम विपक्ष में थे उस समय, और सरकार के भी लोग, सब लोग नरसिम्हा राव जी को एक बात बोली थी, अब एग्रीमेंट कर ही रहे हो तो कम से कम कोई एक रेखा को तो तय करो। किस पर एग्रीमेंट कर रहे हो? आप सीमा पर एग्रीमेंट कर रहे हो, बट वो सीमा तय नहीं है, तो कम से कम इतना शब्द डालो, एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एग्जिस्टिंग शब्द डालो। आज जहां हम मान रहे कि ये एलएसी है, उसका शब्द डाल दो, वही रहेंगे। चीन ने कहा कि कतई नहीं। क्यों? चीन का इरादा साफ कर, आज मैं क्यों मानूं? जहां मैं खड़ा हूं वो मेरी भी बात। हमने उस पर आग्रह नहीं किया, बिना, एक अच्छा अवसर था, हम कोई एक लाइन को तय करते, बाद में बाकी चर्चा होती, पर हमने तय करने का अवसर को खोया।
चीन हमारे भूमि का अतिक्रमण करता रहा। हम उत्तर में समझौते करते रहे। 93 में नरसिम्हा राव जी ने समझौता किया, 96 में देवेगौड़ा जी ने एक समझौता किया, वो दूसरा था। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार में तीसरी समझौता हुई, 2012 में चौथी समझौता हुई, 2013 में पांचवी समझौता हुई। 5 समझौता किए हमने, पर केवल पेपर पर समझौता होता था, जमीन पर हम कुछ नहीं करते थे। इतना ही नहीं, 96 में और 2005 में समझौते में चीन ने एक लाइन घुसाया। क्या लाइन था वो? सीमा पर जो लोग गश्ती के लिए जाते हैं, बॉर्डर गार्डिंग करते हैं, वो लोग हथियार लेकर नहीं जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? लाठी लेकर जाएंगे। आप जा रहे हो सीमा पर, एग्रीमेंट था लाठी लेकर जाओगे, तो बाद में तय हो कि चलो हथियार लेकर जाएंगे, तो भी बॉयनेट्स डाउनवर्ड्स, यानी आपका जो तलवार नॉर्मली हथियार लेकर जब सीमा में सेना जाती है, हथियार उठाकर जाती है, तय हुआ कि नहीं, नीचे रख के जाएंगे। हमने एग्रीमेंट भी ऐसा किया। तो जब हम 14 में सरकार में जब आए थे, हमारे सामने दृश्य ये था कि 5 समझौता तो हो गए, पर ना सीमा का कोई अंडरस्टैंडिंग है और न कोई उस तरफ से सीमा का उल्लंघन रोका है। और आज जब सीमा का उल्लंघन की बात आती है तो राहुल गांधी जी से लेकर सब लोग रोज बयान दे रहे हैं। पर मैं आपको एक जानकारी दूं, 2013 में, लंबा पुराना इतिहास नहीं कह रहा हूं, आज से केवल 6 साल पहले चीन इसी क्षेत्र में, इसी जो जहां पर इस समय हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसी क्षेत्र में 20 किलोमीटर भारत के अंदर घुस कर आई। 20 किलोमीटर टेंट्स बिछाकर बैठ गए। उन दिनों में 2013 में यहाँ कई नेता भी है, उन दिनों में पेपर्स में बहुत आता था, चीन घुस गया है। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, एक शब्द नहीं बोलते थे। आगे जाकर है ना, अगस्त में घुसपैठ हुआ था, आगे जाकर दिसंबर में प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा, हाँ ठीक है घुसपैठ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि LAC को लेकर उनका अंडरस्टैंडिंग हमारा अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, हमारा कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए घुसपैठ हो जाता। यार अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए वो उधर से इधर आ जाते हैं, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं तो कभी इधर से उधर भी तो जाना चाहिए, वो तो कभी होता नहीं है। हम हमारे भूमि पर जो अवैध कब्जा होता था उसको जस्टिफाई भी इस प्रकार करते थे, अरे बेचारे गलती से आ गए, ये परिदृश्य था। मुझे कोई उस पर राजनीति नहीं करनी है, पर इतिहास की सच्चाई को तो राहुल गांधी भी तो समझ ले। 20-21 दिन बैठ गए, अपने आप वापस गए। क्यों वापस गए किसको पता नहीं। कहते हैं कि पेपर्स में छपा कि सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ। सीक्रेट एग्रीमेंट क्या था? एक चुमार नाम के क्षेत्र में हमने कुछ बंकर्स बनाए थे, चीन ने कहा कि वो बंकर्स तोड़ो, तो हमने वो बंकर्स तोड़ा। चीन अतिक्रमण भी करता था, डिक्टेट भी करता था। मित्रों, जब तो इस समय का जो स्टैंड ऑफ की बात होती है, इस इतिहास को ध्यान में रखकर सोचिए, आज हमारी नीति बदली है। हम हर पड़ोसी के साथ मित्रता चाहते हैं, ये भारत का डीएनए है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से सबको आमंत्रित किया। हम चाहते हैं कि अच्छे संबंध हमारे साथ सबका। शी जिनपिंग आए, 2 बार भारत में आए पिछले 6 साल में, हमने अच्छा सम्मान किया है, जिनके साथ भी हम अच्छा संबंध चाहते हैं। पर जहां तक सीमा का प्रश्न है,
वहां पहले जैसे केवल समझौता के आधार पर मौन बैठने की नीति अब हमारी नहीं है। जिस रेखा को हम हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, उसकी रक्षा के लिए हम आज जमीन पर भी दृढ़ खड़ा है। यह अंतर है। पहले जमीन पर हम बिल्कुल दृढ़ नहीं थे। आपने कभी सुना था कि हमेशा सुनते थे कि भारत पाक सीमा पर फायरिंग हो गया है, इधर से उधर कोई गोली चली है, घुसपैठियों को मारा है, इस प्रकार कई खबरें सुनी होगी, रोज सुनते हैं, हर साल सुनते हैं। क्या कभी आपने सुना है अभी के घटनाक्रम को छोड़कर इससे पहले कि भारत और चीन की सीमा पर झड़प हो गई, कोई फायरिंग हो गया, मर गया? सुना है? नहीं सुना है। नहीं सुनने का कारण वह शांति थी, ये नहीं है। नहीं सुनने का कारण यह था कि पिछले सरकारों की नीति थी कि चीन का जहां तक सीमा का प्रश्न है या एलएसी का प्रश्न है, वहां मान लीजिए आप और चीन की सेना आमने सामने हो गए तो जीप घुमाकर वापस आ जाओ, संघर्ष मत करो। अगर आप खड़ा नहीं होगे तो संघर्ष क्यों होगा? ये कोई हमारी बहादुरी के कारण नहीं था। आज हमने नीति बदली है। हमने कहा कि नहीं, हम दौत्य स्तर पर बातचीत करेंगे, जरूर आज भी कर रहे हैं हम, पर जमीन पर हम दृढ़ रहेंगे। 2017 में जब डोकलाम की घटना हुई, डोकलाम में हमने इसका परिचय दिया था कि डोकलाम जो सिक्किम, भूटान और तिब्बत, सिक्किम यानी हिंदुस्तान, भारत, भूटान और तिब्बत, इन तीनों का ट्राई जंक्शन है, वहां उस ट्राई जंक्शन को नीचे ढकेलने के लिए, यानी कुछ भूमि को कब्जा करने का प्रयास चीन ने किया था, वहां कुछ निर्माण करने का प्रयास किया था, बहुत बड़े इक्विपमेंट लेकर आया था। तो हमने एक क्षण भी विलंब ना करते हुए तुरंत हमारी सेना को वहां भेजा और चीन को कहा कि हम इस ट्राई जंक्शन को शिफ्ट करना बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चिकन नेक है जो बंगाल से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, उसके निकट चीन आ जाता। हमने दृढ़ खड़ा रहा, 72 डेज हमने खड़ा रहा। चीन ने बीच में आग्रह किया कि नहीं, आप आपके सेना को वापस लो, तभी इसका कोई उत्तर मिलेगा। हमने कहा कि नहीं, वो नहीं होगा, आप अपने इक्विपमेंट वापस लो, तभी हम हमारे सेना को वापस लेंगे। यह बदली हुई नीति का मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। आज हम जमीन पर खड़े हैं। वही स्थिति आज लद्दाख क्षेत्र में है। गलवान वैली हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, पैंगोंग त्सो लेक हो, तीनों स्थान पर आज जहां हमारी सीमा के अंदर घुसने का प्रयास चीन के सैनिक कर रहे हैं, वहां हमारी सेना उनके साथ डटकर खड़ी है और हम बातचीत के जरिए और जरूरत पड़ी तो संघर्ष करके हमारे सीमा की रक्षा करने के लिए आज हमारी सेना तत्पर खड़ा है। इसलिए वो घटना हुई जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। अगर हम भी पहले जैसा घुमाकर जीप वापस आ जाते तो कोई शहादत ही नहीं होती। जब शहादत हुआ हो तो राहुल गांधी जी चिल्ला रहे, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए सैनिक मरे। हम सबको दुख है, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। हम नहीं चाहते आगे कोई एक सैनिक का भी शहादत हो, क्योंकि वो भी किसी माता का पुत्र है, वो भी किसी बेटी का बाप है, किसी पत्नी का पति है। वो हम भी नहीं चाहते कि इस देश का कोई सैनिक मरे। पर आज हमारी नीति स्पष्ट है, इस देश के हर इंच सीमा की रक्षा के लिए हम जमीन पर भी सक्रिय और दृढ़ रहेंगे। केवल दौत्य स्तर पर सक्रिय रहना पर्याप्त नहीं है। तो हमारी नीति का मैं अंग्रेजी वाक्य में अगर कहूं तो यह है कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पोस्चरिंग, ये हमारी नीति है। पर आज चीन के साथ का हमारा चैलेंज केवल सीमा का नहीं है। हम दोनों देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाले देश हैं, विकास में आगे बढ़ रहे हैं। हमसे चीन आगे इसलिए है क्योंकि हमसे 15 साल पहले उनके विकास की यात्रा शुरू हुई, इसलिए हमसे 10 साल पहले, मान लीजिए 10-12 साल
पहले हमसे विकास की यात्रा शुरू हुई, उतना ही लैग और हमारा आज चीन के साथ है। जल्दी कैचअप कर लेंगे हम भी। विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों में दोनों देशों की इंटरेस्ट समान है। एक ही क्षेत्र में हम है तो कंपटीशन होगा, थोड़ा बहुत उसमें तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। पर आज भारत ने इसी को ध्यान में रखकर भारत के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भी एक आत्मनिर्भरता का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का कल का भाषण आप सुने होंगे, तो उन्होंने काफी वक्त आत्मनिर्भर भारत इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा आग्रह रखा। हम आत्मनिर्भरता की बात क्यों कह रहे हैं? केवल चीन को परास्त करने के लिए मात्र नहीं है। दुनिया में जितने देश आज संपन्न या बड़ा देश बन गए हैं, वो अमेरिका हो, स्वयं चीन हो, जापान हो, इजराइल हो, इन तमाम देशों के विकास के मूल में आत्मनिर्भरता रही है। आत्मनिर्भरता ये दो हिस्सों में होता है। एक आत्मसम्मान की भावना चाहिए, उसको हम स्वदेशी बोलते हैं, हमारे वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, उसमें सम्मान की भावना होनी चाहिए। मजाक से कहते हैं, एक जापानी व्यक्ति के पॉकेट में मेड इन जापान पेन होता है, वो गर्व महसूस करता है। एक ब्रिटिश व्यक्ति के जेब में मेड इन इंग्लैंड पेन होता है, वो गर्व महसूस करता है। एक हिंदुस्तानी के जेब में मेड इन जापान या मेड इन इंग्लैंड होता है, तो हम गर्व महसूस करते हैं। ये मानसिकता बदलना है। ये आत्म सम्मान की भावना का प्रश्न है, सेल्फ डिग्निटी का। पर एक दूसरा बड़ा विषय है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ना है। भारत 137 करोड़ लोगों का देश है, इतना बड़ा पोटेंशियल मार्केट वाला देश है, पर आज हमारी स्थिति क्या है? हर छोटे छोटे चीज पर हम पड़ोसियों पर निर्भर है, चीन पर निर्भर है। हमारे यहाँ जीन पैंट कई लोग पहनते हैं, सारे युवक पहनते हैं। जीन पैंट का क्लॉथ इंडिया में बनता है, जीन पैंट का जिपर इंडिया में नहीं बनता है, चीन से आता है। बटन इंडिया में नहीं बनता है, चीन से आता है। ये माइक का कैप जो है ये बाहर से आता है। अब मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल भले ही इंडिया में असेंबल होता है, कीबोर्ड से लेकर स्क्रीन से लेकर सब चीन से आता है। क्यों ये भी नहीं बना सकते? ठीक है, कोई टेस्ला कार हमको अमेरिका से लाना पड़ेगा, वो हम तुरंत नहीं बना पाए। क्या जिपर नहीं बना सकते? बटन नहीं बना सकते? इन चीजों में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए, विश्वास के साथ कि मुझे कोई और देश की जरूरत नहीं, मेरा अपना देश का मार्केट ही 130 करोड़ है। आज जब इस दिशा में हम जाएंगे तो जो निर्भरता हमारी चीन पर है वो भी हम कम कर सकते हैं, और अन्य देशों पर ही। चीन का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भारत और चीन दोनों देशों के बीच में करीब 100 करोड़ 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, 100 बिलियन डॉलर का। पर इस ट्रेड का जो ट्रेड डेफिसिट जिसको कहते हैं वो करीब आज के दिन में 50 to 53 बिलियन डॉलर है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, इसके बीच में जो गैप होता है उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। हम कहीं 70 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 30 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह स्थिति बदलना चाहिए। हालांकि हमने बदला है, पिछले 5-6 साल में कम से कम ये ट्रेड डेफिसिट को 10 बिलियन डॉलर हमने कम किया है। अभी जो हमने कुछ कार्रवाई की है जिसका जिक्र अभी किया गया, अब निवेश के ऊपर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रोडक्ट्स पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। आपने देखा होगा 15 and 60 एप्स पर प्रतिबंध लगाया है। तो आर्थिक दृष्टि से भी यह जो कंपटीशन हमारा चल रहा है इसमें थोड़ा हम एक बैलेंस लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस एक तरफ सैनिक दृष्टि से एक दृढ़ता का परिचय करते हुए देश के सामरिक
हितों की रक्षा, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की रक्षा करना, और दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टि से भी भारत को ताकतवर बनाकर ये चीन के साथ जो कंपटीशन आज है, इस कंपटीशन में ना पिछड़ जाए ना संघर्ष में जाए, दोनों नहीं होना, साथ साथ चले। देश में दुनिया में अमेरिका भी संपन्न देश है, हम झगड़ा कर रहे हैं क्या? साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा चीन के साथ भी होना है। इस दिशा में हमारे सरकार की नीतियां इस समय है। आज अटल जी के नाम पर यह व्याख्यान हो रहा है, तो अटल जी पर वापस आकर मैं इसको समाप्त करूंगा। इस दिशा में सोचने का काम अटल जी ने किया था। जैसा बताया गया, भारत एक आणविक शक्ति बननी चाहिए, तभी जाकर पड़ोस के देशों के साथ हमारे व्यवहार में एक बैलेंस आएगा, एक समतुल्य आएगा। ये सोच अटल जी का था। कितना दबाव था भारत के ऊपर नहीं करने का, और पिछली सरकारें उस दबाव में सब लुढ़क गए। अब वेंकटरामन जी ने, जो डिफेंस मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी की सरकार में, उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी कि ये निर्णय 80s में भी हुआ था, एक बार प्रयोग करना है। जैसे ही निर्णय हुआ, पता चल गया अमेरिका को, अमेरिका से दबाव आ गया तो सरकार ढीला पड़ गई। पर अटल जी थे जिन्होंने सोचा नहीं, करना है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर भारत को यह कंपटीशन को झेलना पड़ेगा चीन के साथ, तो भारत एक ताकतवर स्थान पर खड़ा होना पड़ता है। हालांकि वे भी चीन के साथ शत्रुता नहीं चाहते थे, इसलिए 2003 में वे चीन गए। चीन का उनका दौरा हुआ था प्रधानमंत्री के नाते 2003 में। आज भी चीन के नेता याद करते हैं अटल जी के उस दौरे को। पर दूसरा बड़ा काम अटल जी ने किया, देश की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना। भारत की अर्थव्यवस्था 8% जीडीपी रेट ग्रोथ रेट पर ग्रो करना शुरू किया अटल जी के कार्यकाल में। क्योंकि अटल जी जानते थे कि एक तरफ आणविक शक्ति बनना है, ताकतवर बनना है, पर दूसरी तरफ ताकतवर आर्थिक शक्ति बनना है। ये दोनों के साथ हमको दुनिया में, चीन हो अन्य देश हो, उनके साथ हमारा सहयोग, सहजीवन चलना पड़ेगा। तो आर्थिक दृष्टि से भी एक बड़ा विकास का रास्ता उन्होंने शुरू किया था। उसी रास्ते पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अटल जी की एक विशेषता होती थी, अटल जी के बारे में जब बात होती है तो आमतौर पर हम उनकी कविता, उनका जो बहुत अच्छा भाषण, इनको याद करते हैं। वो तो थे, वो तो बहुत बड़े प्रखर वक्ता थे और बड़े विद्वान भी तो थे। तो कविता तो उनका आज भी हमारे रोम खड़ा करने वाली कविता होती है, अभी आपने सुना है। पर अटल जी का इन दोनों से भी बढ़कर एक बड़ा ताकतवर हथियार होता था उनका साइलेंस। इतना दबाव आता था, शांत रहते थे, न झुकते थे, न समझौते के लिए जाते थे, दृढ़ रहते, शांत रहते थे। अभी मैंने सभा में कहा था, एक पहले की सभा में, बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कारगिल युद्ध हो रहा था, पाकिस्तानी सेना कारगिल पे आके बैठ गई। तब तक दोनों देश आणविक देश बन गए थे। तो नहीं बने थे, आणविक देश नहीं बने थे। तो कारगिल उस पर बैठ गई थी। तो बिल क्लिंटन का फोन आया अटल जी के ऊपर कि हम समझौता करेंगे, आप थोड़ा जल्दबाजी मत करिए, युद्ध वगैरह पे मत जाइए, हम समझौता करेंगे। अटल जी तो सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। क्लिंटन बोलता गया, मैं समझौता करूंगा, मैं आपको मीडिएट करूंगा। पूरा सुनने के बाद अटल जी ने एक ही वाक्य बोली कि कारगिल से आखिरी पाकी सैनिक को भारत खाली करके ही रहेगा। इतना ही उनका वक्तव्य था। We shall clear Kargil of the last Pakistani soldier. आपको सीमा की रक्षा के लिए उस प्रकार की दृढ़ता का भी परिचय देना होता है, और दूसरी तरफ
आज जो परिस्थिति है उसमें देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से भी बड़े कदम उठाना पड़ता है। उसमें भी हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है। मुझे लंबा खींचना नहीं है, अन्यथा मैं इतना ही कहता हूं कि दो चार निर्णय जब हम जो कर रहे हैं ना, वो तो चीन के यहां से ही लिया है। वो जो उनके इतिहास में आर्थिक दृष्टि से जो किए थे, उन्हीं को हमने लिया, उन्हीं की किताब के पन्ने लेकर हम भी अब आगे बढ़ रहे हैं, ताकि उसका कोई चीन भी उसको विरोध ना कर सके। तो आज इस प्रकार का एक नई नीति के साथ, जैसा मैंने कहा, भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के संदर्भ में दृढ़ता दिखाना है, जमीन पर भी दृढ़ रहना है, दौत्य संबंधी वार्ता में भी दृढ़ रहना है। दूसरी तरफ एक भारत एक प्रकांड आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना है। चीन में एक शब्द प्रयोग होता है, जीडीपीइज्म। चीन का शब्द प्रयोग है, मैं अपना नहीं कह रहा हूं। जीडीपीइज्म यानी क्या है? हर चीज को जीडीपी, आर्थिक विकास के मापदंड पर तोलना है। ये करने से बिहार का विकास होता कि नहीं होता, जनता का विकास होता कि नहीं होता, आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा, इसका मंत्र बनाकर जीडीपीइज्म, वो मंत्र बनाकर चीन 20 साल काम किया, तब जाकर 2000 के 21वीं शताब्दी आते एक संपन्न देश बना। हमको प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, 10 साल तक आत्मनिर्भरता का मंत्र लेकर चलना है आगे। आत्मनिर्भरता 2030 का हमारा एजेंडा हो जाना चाहिए। 2030, 10 साल का हमारा एजेंडा, भारत को आत्मनिर्भर खड़ा करना है। तब जाकर आज जो जिस प्रकार के हमारे पड़ोस में और अन्य चैलेंजेस है, उसका हम अच्छी तरह सफलता से सामना कर सकते हैं। मैं ये विचार आप के सामने इस व्याख्यान माला के माध्यम से रखते हुए आप सबको और इस आयोजन के मुख्य कार्यकर्ता ओझा जी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।